तो आज बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कि किस तरीके से और कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल में मैटर करती हैं, क्या उनका ट्रेंड है, क्या वो वेरिएशन दिखाते हैं इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि लास्ट में सबसे लास्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आई है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही हम सारी चीज़ों को, सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, उनके वेरिएशंस को चेक करने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने नंबर ऑफ़ पीरियड्स के बारे में और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि वहाँ पर टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि 18th वाला जो ग्रुप है उसको ज़ीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है या फिर उसे नोबल गैसेस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हम पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरीके से बात करते हुए जाएंगे हर बार, एक लेफ़्ट टू राइट और एक बार टॉप टू बॉटम। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाने की बात करेंगे, जब हम कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट चलिए, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स जो होती हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती है। नंबर ऑफ़ शेल्स बदलती नहीं है, एक ही शेल बनी हुई होती है, उसी शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं इन दी पीरियोडिक टेबल। और जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो बेसिकली साइज़ इंक्रीज़ होता है, एटम का साइज़ बढ़ता है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल। क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो यहाँ पे दो वेरिएशंस जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स पर। नंबर ऑफ़ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज़ ऑफ द एटम बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि पीरियड टू पीरियड वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हायर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। और जब तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाने की बात करेंगे, शेल कांस्टेंट होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, एक ही शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। यानी जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हमेशा बढ़ता जाएगा। और जब हम डाउन टूवर्ड्स आएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, तो वहाँ पर जो बेसिकली अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, वो अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे हम किस बात को लेकर के, वैलेंसी को लेकर के, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे मैंने दो चीज़ें बता दी कि जब तुम लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो शेल कांस्टेंट रहती है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल्स का नंबर भी बढ़ता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उन नंबर ऑफ़ शेल्स में बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूँ यहाँ पर, वैलेंसी कि हर एलिमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी को हम डिवाइड कर लेते हैं वैलेंसी इन अ पीरियड और वैलेंसी इन अ ग्रुप के लिए। जब हम पीरियड्स की बात करेंगे, जब हम एक पीरियड के अंदर देख रहे होंगे वैलेंसी को, तो वो बेसिकली क्या होती है, एक पीरियड के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। और वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी सपोज़ मैं यहाँ से बात करता हूँ लिथियम से, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये एलिमेंट नंबर था 3, फिर आ गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो बेसिकली ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं जो कि सेकंड पीरियड है। और सेकंड पीरियड में जब मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है इन दी पीरियड, जिसके बिहाफ पे इनको एक ही जगह पर रखा हुआ है, एक ही पीरियड के अंदर रखा हुआ है, वो है नंबर ऑफ़ शेल। जब नंबर ऑफ़ शेल सेम रहती है तो उन एलिमेंट्स को उठा करके एक ही पीरियड के अंदर प्लेस दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड नंबर 2 है तो इसके में बनने वाली शेल्स भी 2 होंगी। बेरिलियम में भी 2 शेल बनेंगी, बोरोन में भी 2 शेल बनेंगी, कार्बन में भी 2 शेल बनेंगी। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, 8 नंबर इसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 होता है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल भी कितनी बनती है, 2 बनती है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक पीरियड के अंदर जो शेल होती है उसका नंबर कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो साइज़ है एटम का वो कांस्टेंट रहता है। साइज़ में क्या वेरिएशन आएगा, शेल्स कांस्टेंट रहेंगी, साइज़ में क्या वेरिएशन आएगा, साइज़ हल्का हल्का सा डिक्रीज़ होगा। साइज़ बहुत एक नेग्लिजिबिलिटी के साथ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल। तो बेसिकली ये एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को जब हम डिस्कस करेंगे तब यहाँ पर हम साइज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मुझे बात करनी है वैलेंसी के लिए। तो वैलेंसी ना पीरियड को जब हम देखते हैं तो वो हमेशा पीरियड में बढ़ती जाती है। बढ़ने के पीछे का कॉन्सेप्ट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप चेक करोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने बात करी अभी लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल क्या आएगा इसका 1s2 देन 2s1, तो सेकंड शेल आई इसकी आउटर मोस्ट और उसमें इलेक्ट्रॉन आया 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहा। अब ये देखना है हमें कि वो जो एलिमेंट है या जो एटम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा या ड्यूप्लेट पूरा करेगा। तो बेसिकली ये ऑक्टेट तो पूरा नहीं कर सकता क्योंकि पी इसकी ऑर्बिटल पूरी खाली है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हम इसको दे नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ये मेटल है तो इसके अंदर टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इस एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। तो जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बेसिकली वहाँ से हमें मिल जाएगी वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी या तो लॉस करने से पता चलती है या गेन करने से पता चलती है। तो अगर कोई एटम या एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये 1 का लॉस करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यूप्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमेशा लॉस करने की टेंडेंसी दिखाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा गेन करने की टेंडेंसी दिखाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले एलिमेंट्स लॉस करते हैं, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले एलिमेंट्स गेन करते हैं। बचा 4 वाला जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर भी पार्टिसिपेशन देता है। तो बेसिकली अभी हम बात करें जैसे जो ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैंने लिया फॉस्फोरस। तो बाल को करी नहीं करी वीडियो लाइक करी नहीं अभी तक, कर दो, पता है ना कैसे करनी है। अंगूठे पे बटन दबा, बटन को लाल कर देना याद से। हाँ कर दो। फॉस्फोरस या नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। फॉस्फोरस 15 तो नंबर पे रखा गया है, नाइट्रोजन 7th नंबर पे रखा गया है। तो मैं नाइट्रोजन अगर देखूं तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं देखा जाए तो पूरी शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। पूरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। तो ये बेसिकली गेनिंग की नेचर दिखाएगा। इसके अंदर गेनिंग की नेचर होगी और गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स का करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 3, क्योंकि ऑक्टेट तब पूरा होता है जब हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 हैं पूरे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। तो जनरली जो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी दिखाता है, जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 होती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एनोमोलस प्रॉपर्टी होती है तो ये N+5 भी दिखाता है और N+3 भी दिखाता है। अपने मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर, डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं फॉस्फोरस की अगर बात करता हूँ तो फॉस्फोरस हमें केवल -3 दिखाने वाला है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी यानी कि 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, जो कि टोटल मिलाकर के होते हैं 5, और इसको स्टेबलाइज होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन की। अब ये गेनिंग ही क्यों कर रहा है, पहली चीज़ तो ये कि एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी गेन करने की होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसको स्टेबिलिटी लेने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन से प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगी, टू रिमूव ऑल इट्स 5 इलेक्ट्रॉन या फिर टू गेन ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या कम एनर्जी ये रिलीज़ करेगा एज कम्पेयर टू लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का ये खर्च करेगा। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं वैलेंसी ना पीरियड्स को लेकर के एक बार इनको रिव्यू कर लेते हैं
कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन, नॉर्मल वैलेंसी की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए जब हम बात करते हैं जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से वाले, जो एस ब्लॉक वाले हैं, या फिर पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो बेसिकली इनकी नॉर्मल एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है वो हमेशा फर्स्ट टू 8th बढ़ते जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, 1 से लेकर के 8 नंबर तक बढ़ते चले जाएंगे। अगर 8वें ग्रुप की हम बात करते हैं, जब हम 8वें ग्रुप में पहुंच जाते हैं उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स रखे हुए हैं जो बेसिकली नोबल गैसेज हैं। पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की बात कर रहे हैं हम 18th ग्रुप की। 18th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली कैसी हैं, नोबल गैसेज है। और नोबल गैसेज कैसी होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं या नो केमिकली रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू इट्स वैलेंसी इज 0, देयर वैलेंसी इज 0। अब 0 क्यों है इनकी वैलेंसी, क्योंकि इनका क्या रहता है, पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है, जैसे मैंने बात करी हीलियम की, तो हीलियम तो एक्सेप्शन है। हीलियम अपना ऑक्टेट नहीं ड्यूप्लेट पूरी करता है। हीलियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1s2 होता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका होता है ड्यूप्लेट। लेकिन अगर मैं इसके जस्ट नीचे रखी हुई गैस की बात करता हूँ, नियोन की, जो कि 10th नंबर पे है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6। तो ये कितना हो गया टोटल 10। आउटरमोस्ट शेल को चेक करना है, आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। और एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। ना तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ना ही ये एक भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो पी ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शनल गैसेज होते हैं वो है नोबल गैसेज का, क्योंकि नोबल गैसेज हैव नो टेंडेंसी टू गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल्स। अब कुल मिलाकर के हम ये बात करें अगर कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि ये हैं नोबल गैसेज हैं, इनकी वैलेंसी को तो हमने देख लिया, वैलेंसी कितनी होती है 0। लेकिन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे, आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 8। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे और वैलेंसी कितनी होगी 0, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो गई। लेकिन अगर इसी टर्म में मैं बात करूँ सोडियम को लेकर के, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसकी आउटरमोस्ट शेल है थर्ड शेल में है एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है 1। तो अभी मैंने बताया कि 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने वाले एलिमेंट्स हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 3s हो जाएगा 0। इसका मतलब है इस आउटरमोस्ट शेल का जो वर्च्यू है वो ख़त्म हो गया। एग्जिस्टेंस बनी रहेगी लेकिन रोल प्ले नहीं करेगी। तो अब इसका आउटरमोस्ट शेल जो कंसिडर होगा वो होगा सेकंड। और इस सेकंड आउटरमोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 8। इसका मतलब इसने बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Na पॉजिटिव आयन में। यानी कि कैटायन की फॉर्मेशन होती है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लॉस करने से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, कम हो गया है। और कमी को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली पीरियड के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर मैं बात करूं एक पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू लेकर के, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट किया है ग्रुप्स को, फिर ग्रुप्स में रखे हुए एलिमेंट्स को, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, उसके बाद वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू दी ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ ये क्या वैलेंसी दिखाते हैं। और जब ये ऑक्सीजन के साथ हम वैलेंसी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स को लेकर के। तो फर्स्ट ग्रुप में से मैंने एक एलिमेंट उठाया सोडियम, सेकंड ग्रुप में से लिया मैग्नीशियम, जो हमारा 13th ग्रुप था उसमें से लिया एल्यूमिनियम, 14th में से सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये हमने बेसिक एलिमेंट्स उठा लिए। ये दोनों नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक से उठाए हैं। ये सारे पी ब्लॉक से उठाए हैं, सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम को फर्स्ट ग्रुप में रखने का बेसिक रीज़न था कि इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप मिला है। मैग्नीशियम को सेकंड ग्रुप मिला क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है अपनी आउटरमोस्ट शेल में। उसी तरीके से एल्यूमिनियम क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें 10 ऐड कर दो अगर हमें ग्रुप नंबर का पता लगाना हो। तो इसमें से आप 10 हटा दीजिए, तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे।
सिमिलरली सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, फॉस्फोरस के 5, सल्फर के 6 और क्लोरीन के 7। तो ये हमें वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम इनकी वैलेंसी चेक करेंगे कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है। जनरल वैलेंसी पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जनरल वैलेंसी, तो जनरल वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। तो सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन की है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, तो इसकी जो जनरल वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कर सकता है, तो इसकी जनरल वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, तो एल्यूमिनियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन कर सकता है, तो इसकी जनरल वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिलिकॉन की बात कर लें अगर, तो सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकता है, यानी कि 4 की पूरी पार्टिसिपेशन कर सकता है। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन दे सकता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। फॉस्फोरस में मैं बात करूँ अगर, तो फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी रहने वाली है, कंबाइनिंग कैपेसिटी रहने वाली है 3। तो बेसिकली इसकी जो वैलेंसी, जनरल वैलेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितनी होगी, 3 होगी। ये जो वैलेंसीज यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ये वैलेंसीज विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी जनरल वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको गेन करने के लिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 इलेक्ट्रॉन की हुई, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी को हम 3 कंसिडर करते हैं। सिमिलरली सल्फर आउटरमोस्ट में पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो हमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी 2। सिमिलरली क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको केवल ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिसकी वजह से इसकी जनरल वैलेंसी होगी 1। अब जो हमारी मेटल्स हैं जो एस ब्लॉक की हैं, उनकी वैलेंसी अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के, तो जितनी वैलेंसी होती है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम देखेंगे इनको, धीरे धीरे स्लाइड्स जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस किया जाएगा। तो जो हमारी वैलेंसी है 1, वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बट उसके आगे लग जाएगा प्लस। प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी है टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, और लॉस करने वाले सारे एलिमेंट्स कैसा चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, जो कि कैटायन कहलाते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, सिलिकॉन की यहाँ पे +4 और -4 दोनों तरीके से काम करेगी। अब देखो, क्योंकि हम नॉन मेटल की तरफ आ गए, लेकिन एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। फॉस्फोरस की बात करूँ तो ये एक नॉन मेटल है जो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। सल्फर एक नॉन मेटल है जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 होती है। क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो ये तो होगी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट और जनरल वैलेंसी की बात। लेकिन मैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करना चाहूँ तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। 1 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया ऑक्साइड का, Na2O। अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2, ऑक्सीजन की -2, तो ये 2 नीचे, ये वाला 2 नीचे, तो फॉर्मूला आएगा Mg2O2। और ये हमने 10th क्लास में सीखा था केमिकल फॉर्मुलेशन करते हुए कि जब ऐसा नंबर नीचे आ जाए जो HCF से डिवाइड हो सकता हो तो उसको डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा, MgO। एल्यूमिनियम के केस में बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का प्लस चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन का होता है -2, तो फॉर्मूला बनेगा Al2O3। अब बात कर लें अगर हम सिलिकॉन के ऑक्साइड की, SiO2 की, तो जनरली अब यहाँ पे हम चेक करते हुए चलेंगे कि सिलिकॉन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, तो इसका 4 यहाँ, इसका 2 यहाँ, तो फॉर्मूला क्या आएगा, Si2O4। अब क्योंकि ये नंबर HCF से डिवाइड हो सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 डिवाइड हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा SiO2। सिमिलरली फॉस्फोरस की बात कर लो, फॉस्फोरस का जो हमने अभी देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, क्योंकि एक नॉन मेटल है, गेनिंग की नेचर दिखाता है। अब बेसिकली फॉस्फोरस ने यहाँ पे 3 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई, ऑक्सीजन की होती है -2, तो इसका जो सबसे पहला ऑक्साइड बनना चाहिए था वो होना चाहिए था P2O3। सबसे पहला जो ऑक्साइड होना चाहिए था वो होना चाहिए था P2O3। तो ये तो हो गया ट्राई ऑक्साइड की फॉर्म। ये तो तब हुआ जब फॉस्फोरस केवल -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाए तो उस केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है P2O5, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 2 ही बना रहेगा और फॉस्फोरस का हो जाएगा 5। अब P2O5 जो है वो कहलाता है पेंटा ऑक्साइड, ये कहलाता है पेंटा ऑक्साइड। और पेंटा ऑक्साइड की एक नेचर होती है कि ये कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता,
ये हमेशा डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब ये है कि अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा और डबल हो जाएगा जस्ट नंबर में, तो P4 हो जाएंगे और O10 हो जाएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी चीज़ें वैलेंसी पर ही डिपेंड कर रही हैं कि फॉस्फोरस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है नाइट्रोजन फैमिली, जिसकी वजह से ये डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये हो जाता है मोनोमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। तो फॉस्फोरस डिपेंड करेगा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पर और डाइमराइज हो जाएगा P4O10 में। सिमिलरली सल्फर की बात करें अगर, तो सल्फर के पास जो होती है वो -2 होती है जनरली, ऑक्सीजन के पास भी -2 होती है, लेकिन सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +6 तक। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी जाती है, +4 भी जाती है। इस तरीके से ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है इन मैनी कंपाउंड्स। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि सल्फर अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो कि +6 है, ऑक्सीजन -2 दिखाता है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा S2O6। हम इसको डिवाइड करेंगे इसके HCF से, तो ये मिलेगा मेरे को SO3। सिमिलरली क्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्लोरीन पे -1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो इसका 2 नीचे जाएगा, इसका 1 नीचे जाएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों नॉन मेटल हो गए। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को भी हम पढ़ेंगे जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला होगा Cl2O। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये पूरी की पूरी एक टेबल जो हमें दिखा दे रखी है वो है सेकंड पीरियड से। हम इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और क्लोरीन। आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में इनकी वैलेंसीज को चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर वैलेंसी चेक करी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और ये कैसे हैं, फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 1 अगेन। हम ये चीज़ कॉमनली यहाँ देखेंगे कि जब 1 से 4 वाले एलिमेंट तक हम आते हैं तो वैलेंसी बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और क्लोरीन, और जब हम 4 से 8 तक जाते हैं तो ये वापस से डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कैसे, देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन सारे अलग अलग ग्रुप के हैं। ये फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, मतलब कि 13, 14, 15, 16, 17 ये ग्रुप से हमने एलिमेंट्स उठाए। इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी देख लिए कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसीज की अगर हम बात करें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी लॉस करने की एक, लिथियम की वैलेंसी 1 है तो ये लॉस भी केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन का करेगा। बेरिलियम की वैलेंसी 2 है तो ये टेंडेंसी भी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की रखेगा कंबाइन होने की। बोरोन की 3 है क्योंकि ये 13 ग्रुप में है, कार्बन की 4 है क्योंकि ये 4th ग्रुप में है। लेकिन अब हाइड्रोजन और लिथियम के केस में नाइट्रोजन हमेशा ही अपनी वैलेंसी को 3 दिखाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 है लेकिन गेनिंग ही करेगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये बात याद रखनी है कि जब कभी भी किसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन फैमिली के एलिमेंट्स के सामने कभी हाइड्रोजन या क्लोरीन आते हैं, हेलोजन्स आते हैं, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये हेलोजन्स हो गए। तो हेलोजन जब कभी भी आएंगे तो ये अपनी ग्रुप नंबर यानी कि वैलेंसी के बराबर की ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो वैलेंसी इसकी 3 थी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिखाएगा। वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 थी तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दिखाएगा। फ्लोरीन की 1 थी तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को 1 दिखाएगा। जब ये कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ तो बारी बारी से देखते जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे केवल 1 चार्ज होता है। लिथियम पे भी 1 है तो फॉर्मूला बनेगा LiH। Cl पर भी 1 होता है तो फॉर्मूला बनेगा LiCl। बस फर्क इतना है कि Cl पर माइनस का होता है, H पर प्लस का होता है। लेकिन जब हम मेटल्स का हाइड्राइड बना रहे होंगे तो उस केस में हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे माइनस के चार्ज के साथ, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ भी प्लेस मिला है, क्योंकि हेलोजन के केस में ये निगेटिव की वैलेंसी दिखाता है यानी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और मेटल्स के केस में पॉजिटिव दिखाता है। तो यहाँ पे लिथियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो होगा निगेटिव काम करेगा। इसमें भी बेरिलियम का जो हाइड्राइड बन रहा है BeH2 कैसे बनेगा, Be पर 2 चार्ज होता है प्लस का, H पर माइनस का 1 चार्ज होगा तो फॉर्मूला बनेगा BeH2। तो यहाँ पर भी बेरिलियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। इस तरीके से हमें सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कराऊँ तो नाइट्रोजन -3 है, हाइड्रोजन +1 है, तो ये वाला 1 नीचे, ये वाला 3 नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन गया NH3। सिमिलरली H2O की बात करें तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो फॉर्मूला बन गया H2O। तो ये हमें जनरली क्या मिल जाती हैं, फॉर्मूले मिल जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, जिनको हम इनके हाइड्राइड्स या इनके क्लोराइड्स बोलते हैं। तो बेसिकली वैलेंसी इन दी ग्रुप का अगर हम डिस्कस करें
तो ग्रुप के अंदर जो वैलेंसीज होती हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं, सेम होती हैं। एक ही ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दी ग्रुप, इन ग्रुप हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से ही एलिमेंट्स को क्या रखा जाता है, एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जब हमने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज क्लासिफाइड किया था तो उसका जो बेसिस था वो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही थे। जिन एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आते गए उनको सेम ग्रुप में डालते चले गए, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते चले गए उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर डालते चले गए। तो बेसिकली ग्रुप के अंदर वैलेंसीज क्या रहने वाली हैं, कॉमन रहने वाली हैं। जैसे मैं हेलोजन्स की बात कर लूँ तो हेलोजन में सबसे पहला हम कंसीडर करते हैं फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और वैलेंसी सबकी होती है 1। सारे के सारे एक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की है टू अचीव देयर ऑक्टेट। और जब ये ऑक्टेट को अचीव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं -1। जब ये सारे के सारे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, -1 होगी, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और गेनिंग की नेचर है, इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी। तो ठोको लाइक, अभी के अभी ठोको लाइक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो फटाफट से और लाल वाले बटन को और बड़ा लाल कर दो।